संवाद लाइव। संवाद लाइव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संवाद लाइव पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चौक की लिखावट से, रंगों की बनावट से सपने सजाएंगे हम, स्याही और किताबों से, कोरे कोरे पन्नों से सपने सजाएंगे हम। आँख मींज मींज उठ के, पेंसिल दबा के, बस्ता उठा के, बंधन के ऐसे चले। नमस्कार दोस्तों, महादेवी वर्मा का संस्मरण मेरे बचपन के दिन ये भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन संस्मरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय जानते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद की प्रमुख कवियों में से एक थी। छायावाद का जो समय है, हिंदी में छायावाद का समय 1918 से 1936 तक की समयावधि को छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद के 4 प्रमुख कवि थे, जिनमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और एकमात्र महिला लेखिका महादेवी जी थी। तो ये 4 छायावाद के प्रमुख कवि हैं। महादेवी जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। भक्ति काल की मीरा के समान ही इन्होंने पद भी लिखे हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं, कविताओं के संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं। सशक्त होता है मजबूत, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया।
महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। देखो, रेखा चित्र लेखनी के द्वारा ऐसे चित्र अंकित करना कि हमारे मन मस्तिष्क पर वो छप जाएं, और संस्मरण में होता है बार बार स्मरण करना, किसी बात को बार बार याद करना। और जब किसी व्यक्ति या वस्तु विषय की याद को आधार बना करके उसके संबंध में लेख लिख दिया जाए तो वो संस्मरण कहलाता है। आगे चलते हैं। उनके संस्मरणों तथा रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। अक्षय, ऐसी करुणा, ऐसी दया जिसका कभी क्षय ही नहीं हो, कमी नहीं हो, जिस दया में कोई कमी ना हो, अक्षय करुणा कहलाती है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक हैं। यहाँ हमें संस्मरण का परिचय दिया गया है, देखते हैं। मेरे बचपन के दिन, संस्मरण का नाम है मेरे बचपन के दिन, अर्थात इस संस्मरण में ये आत्मशैली में लिखा गया संस्मरण है। महादेवी जी अपने बचपन के दिनों को बार बार याद कर रही हैं और अपनी लेखनी चला रही हैं, तो तैयार हुआ संस्मरण मेरे बचपन के दिन। मैं महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों, सहेलियों, छात्रावास की जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। लेखिका कहती हैं कि मैं अपने परिवार में कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद लड़की रूप में पैदा हुई। इससे पहले कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी, लड़के ही लड़के पैदा होते थे। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। परम धाम मृत्यु को सौंप देते थे, मार दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा माँ की पूजा की। हमारी कुलदेवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, सम्मान हुआ, इज्जत हुई, और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इनके जो दादा थे बहुत अच्छे थे, दुर्गा माँ की पूजा करते थे बाबा, और जब ये पैदा हुई तो इनकी खूब खातिर हुई, स्वागत हुआ इनका। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। विष्णुगुप्त की कहानियों का संग्रह है पंचतंत्र। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। उर्दू और फारसी सीखना लेखिका अपने वश की बात नहीं मानती है। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन में
चारपाई के नीचे जा छिपी। मौलवी साहब जब आए उर्दू और फारसी सिखाने तो लेखिका छिप करके दूसरे दिन में चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। श्रीमद् भागवत गीता जो है उसमें उनको रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रॉस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में अर्थात 5वीं कक्षा में भर्ती हुई, प्रवेश मिला। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था। मेस होता है भोजन खाने की जो टेबल होती है, भोजन करने की टेबल को मेस बोला जाता है। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था, अर्थात जो उत्तेजक पदार्थ हैं, उत्तेजना पैदा करने वाले लहसुन प्याज भी काम में नहीं ली जाती थी। लहसुन प्याज खाने से क्या है, उत्तेजना पैदा होती है, लोग क्रोध उत्पन्न हो जाता है, इसलिए यहाँ प्याज का जिक्र आया है। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली, अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान जो लेखिका हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं, वो इनको साथिन के रूप में मिली हैं। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वो 7वीं क्लास में थी, 7वीं कक्षा में थी, 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। लेखिका की जो माँ है वो लेखन कार्य भी करती थी और पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। सवेरे प्रभाती रूप में प्रभाती गाती थी। तो सुबह के समय जो गान गाया जाता है उसे प्रभाती कहते हैं। तो जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, हे कृपा निधान जागिए, वन में पक्षी बोल गए हैं, ये प्रभाती वो गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी और शाम के समय मीरा का पद गाती थी, मीरा के भजन गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती हैं, लेखिका हैं। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, सम्मान उनको मिल चुका था। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से, अर्थात बहुत सी जो लेख हैं वो निकल पड़े। तब जैसे ही किसी अपराध को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती हैं। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रॉस्थवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे, अर्थात कविताएं गढ़ते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे कविताओं को छापने के लिए।
अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित था, तो यहाँ स्वतंत्रता का संघर्ष का केंद्र कौन हो गया? आनंद भवन। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉस्थवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक जी होते थे, तो कभी रत्नाकर जी होते थे। कभी कोई होता था, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, अर्थात 100 के आसपास लेखिका को पुरस्कार मिले हैं। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। बड़ा नक्काशीदार और सुंदर था। चित्रकारी हुआ नक्काशीदार होता है जिसमें बैल बूटे की सजावट हो, चित्र बने हों। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी। सुभद्रा कुमारी जी ज़्यादातर जाती नहीं थी कवि सम्मेलनों में। कवि सम्मेलन में मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। बापू अर्थात महात्मा गांधी जी आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। आने जो है पहले 4 आने 2 आने इस तरह से 1 रुपए में 16 आने होते हैं। पुरानी भाषा है पैसे की। और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर आगे बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे, अर्थात इसे मुझे देती है क्या? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है। दुख लेखिका को ये हुआ कि कटोरा तो उन्होंने ले लिया और लेकर के क्या बोले कि कविता क्या है, अर्थात लेखिका की कविता को सुनाने के लिए उन्होंने नहीं कहा, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ। पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली आई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जम्बू निशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर महाराष्ट्र से आई थी। जम्बून मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जम्बून मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम।
उस्ताद होता है गुरु, उस्तानी होती है गुरु माता जीनत बेगम। जैम्बुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता था। वह है देसी कोवा मराठी बोली। जैम्बुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कोवा मराठी बोलता है। जैम्बुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। किनारीदार जिसकी किनारी पर क्या है, सजावट की गई हो, तो वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूं तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। सांप्रदायिकता होता है धर्म विशेष पर, अर्थात संप्रदाय के नाम पर जो भेदभाव है वो सांप्रदायिकता कहलाता है। तो उस समय धर्म के नाम पर किसी भी धर्म या संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव नहीं था। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, अर्थात एक ही टेबल पर खाना खाते थे। एक प्रार्थना में खड़े होते थे। कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं। संस्कार होता है परिवार में हमें जो श्रेष्ठ विचार मिलते हैं उन्हें संस्कार कहा जाता है, अच्छे विचारों को, है ना। तो कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे। उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं, तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। निराहार बिना आहार के, बिना भोजन किए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे। हमको लहरिये या कुछ मिलते थे, लहरिये की साड़ी या कुछ इस तरह के भेंट मिलती थी। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ। वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखें। अर्थात जब लेखिका का भाई हुआ तो इन ताई साहिबा ने पिताजी से कहा कि देवर साहब से कहो वो मेरा नेग, मेरी जो भेंट है वो मुझे दें। सामाजिक जो रीति रिवाज है, पुत्र जन्म हुआ है इसीलिए बहन को, भुआओं को नेग दिया जाता है, वस्त्र आदि दिए जाते हैं। मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वह दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ। ये बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो लेखिका के भाई का नाम मनमोहन किसने रखा? ताई जी ने रखा।
वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। हाँ, वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। वाइस चांसलर होता है उपकुलपति। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। अर्थात उस समय किसी भी तरह का सांप्रदाय विशेष का कोई भेदभाव नहीं था। बहुत अच्छी मिलनसारी थी। एक दूसरे के सुख दुख में लोग साथ देते थे। तो लेखिका कल्पना कर कर जता रही हैं कि शायद वो सपना सत्य हो जाता तो भारत की जो आज की कथा है वो कुछ और होती। इस तरह का वैमनस्य भेदभाव नहीं होता। यहाँ ये जो अपना संस्मरण है पूर्ण होता है। प्रश्न अभ्यास है। आइए प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। देखो, उस समय अर्थात 1900 ईस्वी के आसपास की बात हो रही है। उस समय भारत में लड़कियों की जो दशा थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस समय लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। उन्हें बोझ समझा जाता था। उनका जन्म हो जाता तो घर में दुख का वातावरण छा जाता। लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। आगे ख करते हैं, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। भाई, उस समय तो इस तरह की थी, तो आज कैसी हैं। आज देखो कुछ सुधार हुआ है। आज लड़कियों के जन्म के संबंध में जो परिस्थितियां हैं वो कुछ ना कुछ बदली हैं। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की के भेदों को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। बहुत से जागरूक लोग लड़कियों को भी उसी तरह पालन पोषण और सत्कार करते हैं उनका, जैसे लड़के का करते हैं। शहरों में लड़कियों को लड़कों की तरह ही पढ़ाया जाता है, किंतु लड़कियों के साथ भेदभाव अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। आज भी बहुत सारी भ्रूण हत्याएं होती हैं। तो लड़कियों के जन्म को रोकने के लिए लोग भ्रूण हत्या, लिंग परीक्षण का आज भी चोरी छिपे उपयोग करते हैं। तो कुछ ना कुछ परिस्थितियां, बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं। हर क्षेत्र में लड़कियां अपना पायदान उनका बढ़ा है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। देखो, लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि उनको इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। जिस चीज़ में रुचि नहीं होती उसे सीखा नहीं जा सकता। तो जब इनके बाबा थे वो ये अवश्य चाहते थे कि लेखिका जो है उर्दू और फारसी सीख ले, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरे वश में नहीं था, मुझे ये रुचता नहीं था। तो लेखिका इसीलिए उर्दू, और लेखिका को जब उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर पर आए तो वो कहाँ छिप गई थी, चारपाई के नीचे छिप गई थी। तो रुचि नहीं होने के कारण वो नहीं सीख पाई। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने अपनी मां के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। लेखिका ने अपनी मां की देखो कई सारी विशेषताओं का उल्लेख किया है। जैसे इनका हिंदी प्रेम, हिंदी भाषा के प्रति उनका प्रेम था। लेखन और गायन में उनका रुचि थी, शौक था उनको लेखन और गायन का। वे हिंदी और संस्कृत जानती थी और दोनों भाषाओं में पारंगत थी। उनकी माँ जो थी वो धार्मिक स्वभाव वाली थी, पूजा पाठ करती थी, सुबह प्रभाती गाती थी, कृपा निधान पंछी बन बोले, और शाम को मीरा के पद गाती थी और लिखा भी करती थी। तो अच्छे संस्कार, लेखिका पर अपनी माँ के अच्छे संस्कारों की छाप पड़ी। आगे चौथा प्रश्न देखते हैं, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। अंतिम पंक्तियों में उन्होंने कहा, जवारा के जो नवाब थे उनके साथ महादेवी वर्मा का जो पारिवारिक संबंध था
वो सगे संबंधियों से भी बहुत अधिक था, घनिष्ठ था। जवारा की बेगम ने ही उनके भाई का नाम मनमोहन रखा था। वे हर त्योहार में साथ मिलजुल कर मनाते थे त्योहारों को। इतने आत्मीय संबंध थे उनके कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन आजकल तो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। सांप्रदायिक भेदभाव बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आज दो धर्मों के बीच आपसी पारिवारिक जो संबंध हैं वो सपने जैसे ही दिखाई देते हैं। आगे जो प्रश्न हैं रचना और अभिव्यक्ति के हैं, ये आपको करने हैं रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्न। देख लेते हैं। जम्बूनिशा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जम्बूनिशा के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी से क्या अपेक्षा होती? तो आपका ये कल्पना पर आधारित प्रश्न है, आप करना। छठा प्रश्न, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या और किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे? अच्छा अनुभव करेंगे। सातवां प्रश्न, लेखिका के ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। बिल्कुल लिखिए। आठवां, महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर, हृदय पटल पर अपने बचपन की कोई स्मृति याद उभर कर आई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखिए। नवा प्रश्न, महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपको जो बेचैनी अनुभव होगी उस पर एक डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। स्वाभाविक है, बेचैनी होती है जब हम किसी भी काम में पदार्पण करते हैं। आगे जो प्रश्न है भाषा अध्ययन के, ये हम करते हैं। पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। देखो, विद्वान है, विद्वान का होता है विदुषी। विद्वान का क्या होता है? विदुषी होता है। विदुषी। अनंत है, अनंत का होगा अंत। अनंत का होगा अंत। अनंत जिसका कोई अंत ना हो और अंत जिसका अंत हो जाए। निरपराधी। निरपराधी का होगा अपराधी। अपराधी हो जाएगा निरपराधी का। दंड है, दंड का होगा पुरस्कार। दंड का हो जाएगा पुरस्कार। और शांति है, शांति का हो जाएगा अशांति या बेचैनी। शांति का हो जाएगा अशांति या बेचैनी, जिसमें शांति नहीं होती है, बेचैनी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। हमको उपसर्ग और प्रत्ययों को अलग करना है और मूल शब्द बताना है। जिस तरह से उदाहरण दिया गया है, निराहारी। निर उपसर्ग है, आहार मूल शब्द है और ई इसमें प्रत्यय है। जो शब्दों के पूर्व में जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं और पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। सांप्रदायिकता, दूसरा शब्द है सांप्रदायिकता। यहां देखो, संप्रदाय मूल शब्द है। मूल शब्द क्या है? संप्रदाय, जिसमें इक और ता प्रत्यय लगे हुए हैं। इक और ता प्रत्यय लगे हुए हैं और सम और प्रय हम उपसर्ग भी होते हैं। सम और प्रय, सम और प्रय ये उपसर्ग भी है। यहां पर संप्रदाय शब्द बना हुआ है इनसे। एक प्रत्यय है, सांप्रदायिक एक प्रत्यय है और ता प्रत्यय है। तो सम और प्रय तो हो गए उपसर्ग, एक और ता हो गए प्रत्यय और मूल शब्द हो गया संप्रदाय। क्या हो गया? संप्रदाय। आगे देखते हैं। तीसरा शब्द है अप्रसन्नता। अप्रसन्नता में अ उपसर्ग है, पहले जुड़ा हुआ है और प्रसन्न मूल शब्द है। प्रसन्न मूल शब्द है, प्रसन्न, और ता जो है वो प्रत्यय है, पीछे जुड़ रहा है। आगे देखते हैं। चौथा शब्द है अपनापन। अपनापन, अपना मूल शब्द है, अपना मूल शब्द है और
पन पीछे जुड़ रहा है, ये प्रत्यय है। पन क्या है? प्रत्यय है। अगला शब्द है किनारीदार। किनारीदार, तो किनारी तो मूल शब्द है, किनारी, और दार क्या है? दार प्रत्यय है। किनारी मूल शब्द और दार प्रत्यय है। स्वतंत्रता है अगला शब्द है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, तो स्व, स्व तो है उपसर्ग, स्व तो है उपसर्ग। तंत्र जो है मूल शब्द है, तंत्र मूल शब्द है, और ता जो है प्रत्यय है। ता क्या है? प्रत्यय है। इस तरह से बना स्वतंत्रता। आगे 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वें प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द लिखिए। दो दो शब्द हमें निर्माण करना है उपसर्ग और प्रत्ययों की सहायता से। जिस तरह से उपसर्ग दे रखा है अन, उपसर्ग है अन, अन से बन जाएगा अन धन आदर अनादर, अन धन होनी अनहोनी, अनहोनी, अन धन अधिकार अनधिकार बन जाएगा। ऐसे ए धन न्याय अन्याय बन जाएगा, ए धन काल अकाल बन जाएगा। सत है, सत उपसर्ग से, सत से सत धन पथ, सतपथ, धन का मतलब जोड़ने से। सत धन मार्ग, सदमार्ग, स्वधन जन स्वजन, स्वधन राज्य स्वराज्य, दूर से, दूर से जैसे दूर प्लस विचार दुर्विचार, दुर्धन गति दुर्गति। इस तरह से दो दो शब्द आप बना लेंगे, स्वाभ्यास करें। प्रत्यय हैं दार हार वाला अनिय, चार प्रत्यय हैं। दार से जैसे देनदार, हवादार, जालीदार। हार से जैसे तारनहार, पालनहार, इस तरह से बन जाएंगे। वाला से जैसे रिक्शा वाला, गाड़ी वाला, खेत वाला। अनिय से जैसे पूजनीय, पूजनीय, अनिय लग गया ना पीछे, पूजनीय। दयनीय, दयनीय, दया करने योग्य, पूजा करने योग्य, पूजनीय, दया करने योग्य, दयनीय। इस तरह से जो है प्रत्यय से शब्द बन जाएंगे। आगे जो 13वां प्रश्न है वो देखते हैं। 13वें प्रश्न में पाठ में आए सामासिक पद छांटकर विग्रह कीजिए। कुछ सामासिक पद आए जैसे पूजा पाठ, पूजा और पाठ। पूजा पाठ जो है इसमें द्वंद्व समास है, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। इसी तरह से आया है, देखो पाठ में कुल देवी शब्द आया है। कुल देवी अर्थात कुल की देवी, कुल देवी, कुल देवी, कुल की देवी, कुल देवी, कुल की देवी शब्द आया है। तत्पुरुष समास हो जाएगा। संबंध बता रहे ना, देवी का संबंध कुल से है। पहले पहल, पहले पहल, पहले पहल, पहले पहल शब्द है। इस तरह से हमको समासिक पद छांटने। पहले पहल में अव्ययी भाव समास है, तो ये आप करना स्वाध्याय से। आगे चलते हैं। यहाँ पाठ्येतर संक्रियता है, इस पर विचार कर लीजिएगा। बचपन में केंद्रित मैक्सिम गोर्की की रचना मेरा बचपन पुस्तकालय से लेकर पढ़ सकते हैं आप। मातृभूमि ए विलेज विदाउट वीमेन 2005 फिल्म देख सकते हैं, मनीषा झा द्वारा निर्मित। इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या की त्रासदी को अत्यंत बारीकी से दिखाया गया है और कल्पना के आधार पर बताइए कि लड़कियों की संख्या कम होने पर भारतीय समाज का रूप कैसा होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपने धैर्यपूर्वक महादेवी वर्मा का संस्मरण मेरे बचपन के दिन को पढ़ा, देखा और समझा। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मित्रों, महादेवी वर्मा की अन्य विधाओं को हम अपनी आगामी वीडियो में पढ़ेंगे और उनकी प्रसंग सहित व्याख्या भी करेंगे। आशा है ये भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। आगामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।